बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 पे जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे दूसरा लेक्चर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। व्हाट इसमें ये नहीं आता, ये बचपन के मेरा इशू है जी कि हर वर्ड के आखिर में मैं ई डाल देता हूँ। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर वो है जी बेसिकली इनिशियल रिकग्निशन। सवाल ये है कि आपने अभी तक तो सिंपल पढ़ा कि आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, अगर आपने नकद पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट कर दी, नहीं तो पेएबल को क्रेडिट कर दिया एज अ लायबिलिटी। लेकिन यहां पे हमने ये देखना है कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज एन एसेट। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करें या पेएबल क्रेडिट करें, ठीक है। और दूसरा हमारा इशू जो है वो है उसकी वैल्यू, ठीक है। देखें, जब हम एसेट को डिफाइन करते हैं तो मैंने जो शुरू में डेफिनेशन की थी वो थी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीवेबल। तो हम एक एसेट को एसेट क्यों कह रहे हैं, ये बेसिकली उसकी एक लेमैन डेफिनेशन थी, इजी डेफिनेशन थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और वो डेफिनेशन क्या थी? वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीवेबल। देखिए, दो चीजें हैं यहां पे, एक है वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है, जब तक मुझे ये नहीं पता, मैंने फर्नीचर को डेबिट तो कर दिया, भाई फर्नीचर को मैंने 1000 से डेबिट करना है, 1100 से डेबिट करना है, 1500 से डेबिट करना है, ये मेरे लिए एक इशू है कि उसकी वैल्यू क्या है। दूसरी चीज ये है कि वो रिसीवेबल होना चाहिए। अब टेक्निकली हम उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं जो कि एसेट ने आपको फ्यूचर में देने हैं, वो बेनिफिट आपको या तो सर्विसेज की शक्ल में वो देगा या गुड्स की शक्ल में देगा, ठीक है। वो आपको कोई ना कोई अर्निंग करके देगा। वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होने चाहिए, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब ये है कि मोर देन 50%। अब प्रोबेबल का वर्ड जो है वो IAS जो है वो डिफाइन नहीं करते, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इसको डिफाइन नहीं करते। मोर देन 50% जो है वो चांस होना चाहिए कि आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होंगे, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं व्हेन की, तो व्हेन में ये चीज आ गई कि प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर मुझे ये लगता है कि ये एसेट मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा तो मैं उस एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। वैल्यू। अब जब मैं वैल्यू की बात करता हूं तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि कॉस्ट जो है उसकी can be measured reliably। तो मैंने जब भी एसेट को रिकॉग्नाइज करना है तो दो चीजें लाजमी हैं कि उस एसेट से मुझे प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों और कॉस्ट जो है वो कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है जी। अब यहां में हम फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं इन डिटेल, वो बात करने जा रहे हैं कॉस्ट की,
देखिए इस पे अलग से भी लेक्चर पड़ा हुआ है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है जी। अब वो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला लेक्चर भी आप अलग से, क्योंकि उस पे भी अलग से क्वेश्चंस आते हैं, उसको सुन लें, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफली जो है वो उसको आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। इशू ये होता है कि जब कोई आप एसेट परचेज करते हैं, तो जो उस पे एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी परचेज प्राइस है, उस पे कोई आपने लीगल फी पे की, ठीक है जी, आपने जहां पे मशीन इंस्टॉल करनी है उसके लिए आपने कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया, साइट प्रिपेयर की आपने, ठीक है जी। उसके अलावा क्या हो सकता है, आपने उस एसेट को टेस्ट किया तो उस पे जो आपकी टेस्टिंग कॉस्ट है वो इंकर हुई, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उस पे आपने टैक्स या ड्यूटीज पे की, ठीक है। अब वो टैक्स और ड्यूटीज जो है वो दो तरह की थी, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपने उस एसेट पे इंकर किए। सवाल यहां पे ये है कि जो वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें हमने कौन से एक्सपेंडिचर्स शामिल करने हैं। देखें, इसके लिए एक चीज जो है वो याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। सवाल यहां पे ये है कि ये जो लीगल फी आपने पे की है, ठीक है, ये लीगल फी पे की आपने जब आपने एसेट परचेज किया तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी उससे रिलेटेड ये लीगल फी है। अब मैंने अगर लीगल फी पे की है तो क्या ये एक एक्सपेंस है? क्या ये एक्सपेंस में ने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दिया है? अगर इस एक्सपेंडिचर ने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो मैं इस एक्सपेंडिचर को अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं होगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर है मेरा, जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उस एक्सपेंडिचर को मैं एक्सपेंस ट्रीट नहीं करता। तो इसके लिए जो मैंने आसान तरीन तरीका बताया था आपको, अगेन आप कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर वाले लेक्चर को देखें अगर, तो हम यहां पे बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। तो ये भी एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन एन एक्सपेंडिचर इजीली मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर को आप इन इजी टर्म्स आप ये समझ लें, पेमेंट ऑफ कैश। व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं
कि जो हमारी इनिशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है जी, इनिशियल रिकॉग्निशन, तो उसमें जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो जो कॉस्ट है हमारी उसमें कौन कौन से आइटम्स हम इंक्लूड करेंगे। अब यहां पे मैंने एक लिस्ट दे दी बेसिक सी, तो मेरे सामने ये सवाल है कि क्या मैं इस लीगल फी को एक्सपेंस ट्रीट करूं, यानी कि इसको रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच कर दूं, या मैं इसको कैपिटलाइज करूं। और कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि एसेट की कॉस्ट में शामिल करूं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने डिफरेंशिएट करना है किसको, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब यह है कि आपने इनको कैपिटलाइज करना है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने इनको एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो कैपिटलाइज आपने किन को करना है, ये मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। एक्सपेंडिचर बिफोर यूजेज, ठीक है, देखें कोई भी जो एसेट है उसका जो इंटेंशनल यूज होता है, ठीक है, उस तक पहुंचाने के लिए, देखें मशीन है, जैसे मशीन कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस इंस्टॉल्ड, ठीक है, कि जब तक हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो जो आपके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं वो बिफोर यूजेज हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। और कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरी मैंने बताई थी जो इंक्रीज कर दे एफिशिएंसी को, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे देखेंगे। जो स्टडी टेक्स्ट है वहां पे भी एग्जांपल्स हैं इसकी। कैपिटल एंड रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज कर दे वैल्यू को, ठीक है। तो ये 3 तरह की शराइत पे जो एक्सपेंडिचर पूरा उतरेगा, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम एसेट पे कर रहे हैं बिफोर इट्स यूजेज। अब अगर हम उस पर बिफोर यूजेज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ना तो अभी वो हमें गुड्स बना के दे रहा है, ना हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है, तो अभी तक हमें उससे कोई बेनिफिट, कोई रेवेन्यू मिला ही नहीं है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, और हमें प्रोबेबल है कि ये एक्सपेंडिचर फ्यूचर में हमें रेवेन्यू देगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं जी आपके टेक्स्ट की तरफ के आई कैप वाले क्या कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात जो एडिंग है रिकग्निशन की, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। ये इनिशियल रिकग्निशन है, ठीक है जी, कि हमने एक एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। तो वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों शर्तें जब तक पूरी नहीं होती आप एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। It is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity। वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट से रिलेटेड है वो हमें मिलेंगे। प्रोबेबल है मोर देन 50% चांस है कि वो हमें मिलेंगे। द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर सिंपल सी बात है ये,
अगर मैंने एसेट को डेबिट करना है तो मैंने किसी ना किसी वैल्यू से डेबिट करना है ना। अगर मुझे वो वैल्यू ही नहीं पता, मैं वो वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, तो मैं उस एसेट को किस वैल्यू से डेबिट करूंगा। ठीक है, फिर जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। ठीक है, आगे आप जाके पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट होता है तो वहां पे ये एक जो ऑब्जेक्शन लग सकती है कि आपका एसेट ओवर स्टेट है, तो मैंने कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेसिकली एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था, मैंने उसमें अगर शामिल कर दिया है तो गलत किया है। अब यहां पे थोड़ा सा जो चीजें आपको समझने वाली हैं, जो कि असल इशू डेवलप होता है, वो ये है कि अब ये जो पैराग्राफ है इसको आप एक नोट के तौर पर लें। ये एक नोट है, ये फ्लो में नहीं आ रहा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट के अंदर जो है वो नोट, अब ये बेसिकली नीचे जाना चाहिए था। यहां पे वो असल में एक्सप्लेन ये कर रहा है कि जो स्पेयर पार्ट्स है उनकी जो कॉस्ट है, क्या उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल करें या हम उसको इन्वेंट्री लें। स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। ठीक है, अब आपके पास मशीन है तो वो डैमेज होती है, तो उसके छोटे छोटे आपने पुर्जे जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, तो हमने उनको कैसे ट्रीट करना है। तो ये एक स्पेशल जो है वो आप क्या कहते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी नोट है। इस पे थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है, या वो जब आपको कहता है जी कि एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करें, तो वहां पे ये चीज आपसे पूछ सकता है। तो स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरिड एज इन्वेंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एज कंज्यूम्ड। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट स्पेयर पार्ट्स की क्या है कि आप उनको इन्वेंट्री के तौर पर लेते हैं, करंट एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे। However, major spare parts and standby equipment qualify as property, plant and equipment when an entity expect to use them during more than one period. अब कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का पूरा इंजन जो है वो आपने अगर एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो वो इंजन जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। अब ये एक अलग इशू है कि वो डेप्रिसिएट कब होना शुरू होगा। अगर वो भी आपकी पास पड़ा हुआ है वैसे ही वो यूज नहीं हो रहा, तो जब तक वो यूज नहीं होना शुरू होता, वो आपको बेनिफिट नहीं देता, तो वो डेप्रिसिएट नहीं होता। Similarly, spare parts and servicing equipment can be used only in connection with an item of property, plant and equipment. अब अगर वो जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके अलावा जो है वो कहीं और यूज हो ही नहीं सकते, वो स्पेयर पार्ट्स आपने पर्टिकुलरली अपने उस एसेट के लिए रखे हुए हैं, फिर भी वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही ट्रीट होंगे। ठीक है, जनरली जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो मतलब टूल्स वगैरह होते हैं या नट बोल्ट्स वगैरह हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो इन्वेंट्री में जाएंगी। लेकिन जो मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर एसेट के मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं, फ्यूल टैंक आपने रखा हुआ है एक्स्ट्रा स्पेयर, ठीक है, तो वो जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही ट्रीट होगा। और क्या कहते हैं, या वो स्पेयर पार्ट्स जो उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा जो कि आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा कहीं और यूज ही नहीं हो सकते, उनको भी आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही ट्रीट करेंगे।